हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में ऑथोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में चर्चा करेंगे। प्राधिकार या अधिकार, सत्ता और दायित्व के बारे में। सत्ता, अधिकार का संगठन में वही स्थान है जो मानव शरीर में आत्मा का होता है। जिस प्रकार आत्मा विहीन शरीर निष्क्रिय हो जाता है, उसी प्रकार जब तक एक संगठन में सत्ता की उचित व्यवस्था नहीं होती है, संगठन कार्यशील नहीं हो पाता है। साइमन, स्मिथबर्ग तथा थॉमसन ने सत्ता को किसी भी संगठन की अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता माना है। उनके अनुसार अधिकार, जो ऑथोरिटी है, वह सूत्र है जो संगठन में विभिन्न समूहों की क्रियाओं को परस्पर जोड़ता है। अधिकार को सत्ता या प्राधिकार भी कहा जाता है। अधिकार या सत्ता के बिना कोई भी संगठन कार्य नहीं कर सकता है। ये संस्था का स्नायु तंत्र है। अधिकार प्रबंध की कुंजी है। ये जो संगठन है उसको कार्यशील भी बनाता है। तो अधिकार किसी कार्य को करने की सत्ता है। ऑथोरिटी इज द राइट टू डू समथिंग। ये संस्था के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अधीनस्थों को आदेश निर्देश देने तथा उनका पालन करवाने की सत्ता है। इस संबंध में जो फेयोल ने कहा है कि अधिकार आदेश देने तथा उसका पालन करवाने की शक्ति है। स्ट्रॉन्ग ने ये कहा है ऑथोरिटी के बारे में, यह आदेश प्रदान करने की शक्ति है। हिक्स एवं गुलेट, उन्होंने ऑथोरिटी के बारे में कहा है, अधिकार कोई कार्य करने की संगठनात्मक सत्ता है जो व्यक्ति द्वारा धारित पद पर आधारित होती है। एलन के अनुसार भारार्पित कार्यों के निष्पादन को संभव बनाने हेतु सौंपी गई शक्तियां एवं अधिकार सत्ता कहलाती है। पैटरसन ने इस बारे में कहा है, आदेश देने एवं उनके पालन की आज्ञा का अधिकार सत्ता कहा जाता है। डेविस ने भी कहा है कि सत्ता निर्णय लेने एवं आदेश देने का अधिकार है। टेरी ने ऑथोरिटी के बारे में कहा है कि अधिकार वह शक्ति है जिसके द्वारा पूर्व निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उचित कार्य करने के लिए दूसरों को बाध्य किया जाता है। थियो हेमन ने भी एक परिभाषा दी है। उसमें कहा गया है, सत्ता वह वैधानिक शक्ति है जिसके आधार पर अधीनस्थों को काम करने के लिए कहा जाता है तथा उन्हें बाध्य किया जा सकता है, और आदेश के उल्लंघन पर प्रबंधक आवश्यकता अनुसार उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है, यहाँ तक कि उनको कार्य से भी पृथक कर सकता है। इस आधार पर निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि अधिकार या ऑथोरिटी दूसरों को आदेश निर्देश देने, उनकी प्रक्रियाओं को निर्देशित करने तथा आज्ञा का पालन करवाने की शक्ति है। अधिकारी वह शक्ति है जिसके द्वारा निर्णय लिए जाते हैं और अधीनस्थों को निर्णय या आज्ञा के पालन के लिए बाध्य किया जाता है। अब सत्ता, अधिकार या ऑथोरिटी की जो विशेषताएं हैं या जो लक्षण हैं वो परिलक्षित होते हैं इन परिभाषाओं से। वो इस प्रकार है, यह दूसरों से कार्य लेने तथा कार्य न करने की दशा में उसके विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति है। सत्ता दायित्वों एवं प्रभाव के साथ जुड़ी रहती है। इसमें दूसरों से कार्य निष्पादन की अपेक्षा की जाती है। सत्ता उच्च स्तरों से प्राप्त होती है। सत्ता निरपेक्ष नहीं है, इसकी कुछ सीमाएं हैं। सत्ता औपचारिक, कानूनी, तकनीकी या व्यक्तिगत हो सकती है। सत्ता विभिन्न क्रियाओं को परस्पर जोड़ती है। सत्ता प्रबंधकीय कार्यों की कुंजी है। सत्ता संबंधों से अंतर्जाल से ही संगठन का निर्माण होता है।
सत्ता का प्रत्यायोजन न हो तो किसी संगठन की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। सत्ता संगठन के उच्च स्तर पर पैदा होती है तथा प्रत्यायोजन के जरिए नीचे पहुंचती है। मानवीय संबंध स्कूल के विचारकों फोलेट, रॉबर्ट टेनन, बर्नार्ड साइमन, इनका मत है कि सत्ता तब अर्थपूर्ण बनती है जब व्यवहार में अधीनस्थों द्वारा उसे स्वीकारा जाता है। सत्ता व्यक्ति की क्रियाओं को मार्गदर्शन देने की शक्ति है। सत्ता दो व्यक्तियों के बीच उच्चाधिकारी एवं अधीनस्थ का संबंध है। संगठन संरचना के उच्च स्तर पर सत्ता का क्षेत्र काफ़ी व्यापक एवं वृत्त होता है, किंतु संगठन के निचले स्तरों पर पहुंचते पहुंचते ये संकीर्ण हो जाता है। जैसे संचालक मंडल, प्रबंध संचालक, ये संगठन का उच्च स्तर होता है, और विभागीय जो प्रबंध है वो मध्य स्तर होता है, और जो पर्यवेक्षक जो होते हैं वो निम्न स्तर पे आ जाते हैं। अब ऑथोरिटी एंड जो पावर है, सत्ता और शक्ति जो है, वो दोनों पर्यायवाची शब्द नहीं है, दोनों का विशेष अर्थ है, अतः इन्हें एक दूसरे के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। सत्ता का स्वरूप कानूनी एवं औपचारिक है, जबकि शक्ति का कानूनी होना आवश्यक नहीं है। कार्ल जे फ्रेडरिक ने लिखा है कि सत्ता शक्ति का एक प्रकार नहीं बल्कि यह एक ऐसी वस्तु है जो शक्ति के साथ चलती है। ये व्यक्तियों और वस्तुओं के एक गुण है जो उनकी शक्तियों में वृद्धि करती है। ये ऐसी वस्तु है जो शक्ति को उत्पन्न करती है, परंतु जो स्वयं शक्ति नहीं है। शक्ति का अस्तित्व सत्ता के अभाव में भी संभव तो होता है, किंतु ये दीर्घकालीन नहीं होती है। शक्ति व्यक्तिगत गुणों व योग्यता से उत्पन्न होती है। शक्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व, निजी ज्ञान, अनुभव व कौशल से जुड़ी होती है, ये वैधानिक नहीं होती है। शक्ति असंस्थागत, परिस्थितिजन्य एवं अनिश्चित होती है, जबकि सत्ता संस्थागत, स्पष्ट तथा निश्चित होती है। बायर ट्रेड के अनुसार सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थागत अधिकार है, परंतु स्वयं शक्ति नहीं है। शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता है, जबकि सत्ता का प्रत्यायोजन होता है। शक्ति में स्वविवेक का अभाव होता है, जबकि सत्ता में स्वविवेक निहित होता है। संगठन के उच्च पदों पर आसीन अधिकारी, जिनको औपचारिक अधिकार मिले हुए हैं, सत्ताधारी होते हैं, शक्तिवान नहीं। अधीनस्थ अधिकारी सत्ताधारी न होते हुए भी शक्तिवान हो सकता है। अधिकार के साथ उत्तरदायित्व, यानी दायित्व या उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी। उत्तरदायित्व किसी कार्य को करने का दायित्व है। इट इज द ऑब्लिगेशन टू डू समथिंग। हिक्स एवं गुलेट के अनुसार संगठनों में उत्तरदायित्व से तात्पर्य संगठनात्मक कार्यों, क्रियाओं तथा सौंपे गए दायित्वों को पूरा करने के कर्तव्य से है। टेरी ने इस संबंध में कहा है कि सौंपी गई क्रियाओं की श्रेष्ठतम योग्यता के साथ करने का जो बंधन है वही उत्तरदायित्व है। हेमन ने कहा है कि उत्तरदायित्व एक अधीनस्थ पर अपने अधिकारियों के इच्छित कार्य को करने का बंधन है। डेविस ने भी कहा है कि उत्तरदायित्व किसी व्यक्ति पर किसी निश्चित कार्य को अपनी योग्यता के अनुसार सर्वोत्तम रूप से अधिकारी के निर्देश में कार्य करने का बंधन है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उत्तरदायित्व सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करने का दायित्व एवं बंधन है, जो अधिकारी एवं अधीनस्थ के औपचारिक संबंधों के कारण उत्पन्न होता है। जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी भी कुछ विशेषताएं या लक्षण है, वो इस प्रकार है। यह निश्चित परिणामों को प्राप्त करने का दायित्व होता है। यह औपचारिक संबंधों के कारण उत्पन्न होता है। उत्तरदायित्व का सार बंधन है। ये कार्य विशेष के लिए या निरंतर जारी रहने वाले दायित्व के रूप में हो सकता है। इसका हस्तांतरण नहीं किया जा सकता है। उत्तरदायित्व का जन्म अधिकारों की स्वीकृति के फलस्वरूप होता है। इसके साथ ही अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही,
उत्तरदायित्व एवं जवाबदेही समानार्थी नहीं है। फिलिपो ने इस संबंध में कहा है कि अपने कार्यों के बारे में उत्तरदेयिता ही जवाबदारी है। दोनों की प्रमुख बातें या उनमें अंतर इस प्रकार है कि जवाबदेही उत्तरदायित्वों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है और जवाबदेही एक ही व्यक्ति की होती है, किसी संपूर्ण समूह की नहीं होती है। यही कारण है कि व्यवसाय में एकाकी जवाबदेही का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ सिंगल अकाउंटेबिलिटी लागू होता है। ये आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति जिसके प्रति उत्तरदायी होता है उसी के प्रति जवाबदेही भी हो, अर्थात व्यक्ति उत्तरदायी किसी एक के प्रति हो सकता है किंतु जवाबदेही किसी अन्य के प्रति। तो जवाबदेही उच्चाधिकारी को सूचित करने तथा लेखा प्रस्तुत करने का दायित्व है। तो आज आपने ऑथोरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और इनके क्या क्या लक्षण हैं उसके बारे में जाना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।